हेलो स्टूडेंट्स, छुट्टियों को सिर्फ एंजॉय कर रहे हो या स्टडी भी कर रहे हो? अभी तक तो वैसे आप एंजॉय कर रहे होगे बिकॉज अभी तो सिर्फ थोड़ी सी छुट्टियाँ हैं आपकी, थोड़ी सी स्पेंड हुई हैं। बट जो आने वाली डेज हैं आप एंजॉय भी कीजिए और साथ साथ अपना स्टडी भी कीजिए। इन छुट्टियों का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कीजिए, ठीक है। टुडे वी विल डिस्कस सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले आई विल डिस्कस विद यू डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन पहले तो मैं आपको सिंपल आपकी लैंग्वेज में समझाना चाहूँगी। मान लीजिए कि आप मार्केट से कार खरीद के लेके आए, ठीक है। आपने एक कार परचेज की है, खरीदी है, तो उस कार को आप 10 दिन बाद दोबारा मतलब उस कार को आप चेंज करना, सेल करना चाहते हो उस कार को आप, ठीक है। तो वो जितने की आपने उस कार को खरीदा था 10 दिन बाद भी अगर सेल करने जाते हो तो आपको वो कार की वो वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है। कुछ वैल्यू आपको कम मिलेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि वो उस कार की वैल्यू डेप्रिसिएट हो चुकी है। यानी कि जो कार है आप जितने भी खरीद के लेके आए थे, चाहे वो एज इट इज़ न्यू पड़ी है, 10 दिन बाद जब 3-4 दिन बाद भी आप उसको सेल करने जाओगे तो आपको कार की वो वैल्यू वापस नहीं, मतलब उतनी वापस आपको उसको उतने में सेल नहीं कर पाओगे। दैट इज डेप्रिसिएशन। नाउ आई विल डिस्कस विद यू इन डिटेल व्हाट इज डेप्रिसिएशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन मतलब रेफर्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जो आपके पास कोई भी फिक्स्ड एसेट्स हैं, प्लांट, मशीनरी, कुछ भी जो भी है उसकी वैल्यू फॉल हो चुकी है, दैट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ये वैल्यू फॉल क्यों होती है, व्हाई? इसके कुछ रीजन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे फर्स्ट नॉर्मल वियर एंड टियर। जब भी आप कोई चीज़ मार्केट से कुछ भी मशीनरी यूज़ करते हो आप, तो विद प्रोडक्शन प्रोसेस में उसकी वियर एंड टियर होती है, टूट फूट होती रहती है चीज़ की, दैट इज नॉन एज डेप्रिसिएशन। फर्स्ट नॉर्मल वियर एंड टियर। सेकेंड, पैसेज ऑफ टाइम। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके पास जो भी ये फिक्स्ड एसेट्स हैं उनकी वैल्यू डेप्रिसिएट होती है, चाहे आपने उस एसेट्स को यूज़ किया या नहीं किया, तब भी विद द पैसेज ऑफ टाइम, एनवायरनमेंट कह लीजिए, वेदर कंडीशन, उस एसेट्स की वैल्यू डेप्रिसिएट होएगी। थर्ड, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस क्या है कि आपको पता है कि कुछ कभी भी कोई चेंज इन टेक्नोलॉजी में चेंज हो सकती है, या चेंज इन डिमांड, जो कंज्यूमर वाला डिमांड पैटर्न है उसमें भी चेंज आ सकती है। उस कारण भी जो आपके फिक्स्ड एसेट्स हैं उनकी वैल्यू डेप्रिसिएट हो सकती है, ठीक है। तो इस डेप्रिसिएशन को जो है प्रोड्यूसर ने क्या किया होता है, इस डेप्रिसिएशन के लिए एक प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड ऑलरेडी अपने पास रखा होता है, क्योंकि उसको पता है मशीनरी की डेप्रिसिएशन होनी ही होनी है, तो उन्होंने एक प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड ऑलरेडी अपने पास एक रिजर्व रखा होता है। ये डेप्रिसिएशन फंड, रिजर्व फंड निकलता कैसे है, यानी कि टोटल वैल्यू जो भी आपकी प्रोड्यूसर गुड्स की जो भी टोटल वैल्यू है, आपने जितने में उसको खरीदा है, ठीक है। यानी कि मान लीजिए आपने 10 लाख में खरीदा है, तो उसका लाइफ स्पैन यानी कि कितने देर मशीनरी ने चलना था, 10 ईयर मान लीजिए, 10 लाख की खरीदी है, 10 साल उसका लाइफ स्पैन था, तो पर ईयर इसकी डेप्रिसिएशन कितनी होगी, 1 लाख। यानी कि जो प्रोड्यूसर है वो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड 1 लाख, यानी कि डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड कैसे निकला, उसकी वैल्यू कितनी थी मशीनरी की और कितना उसका लाइफ टाइम है, उसको उससे डिवाइड कर दोगे तो आपको डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, तो ये ऑलरेडी प्रोड्यूसर ने इस रिजर्व फंड इसको अरेंज किया हुआ है। तो ये जो डेप्रिसिएशन है, ये आपकी जो प्रोडक्शन है उसमें कोई भी हैम्पर यानी कि रुकावट नहीं डालती। अगर मशीन की टूट फूट होगी है तो हमें पता था ऑलरेडी इसको होना, तो हमें इसको रिप्लेस ठीक करना पड़ेगा। यानी कि डेप्रिसिएशन के कारण कोई भी आपकी प्रोडक्शन एक्टिविटी में हैम्पर यानी कि कोई भी रुकावट नहीं आती। एक तो मैंने आपको बताया है ये जो डेप्रिसिएशन है ये ड्यू टू एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस है, एक होती है अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस जैसे कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, अर्थक्वेक आ गया, या इकोनॉमी में कोई रिसेशन, डिमांड्स की कमी है, रिसेशन पीरियड चल रहा है, तो भी आपकी जो मशीनरी है, फिक्स्ड एसेट्स है, उसकी डेप्रिसिएशन होती है। तो जो आपके अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस हैं दैट इज नोन एज कैपिटल लॉस। यानी कि अर्थक्वेक आ गया, आपकी मशीन टूट गई, दैट इज
कैपिटल लॉस है, तो इस कैपिटल लॉस को कवर करने के लिए मतलब इन्वेस्टर सेक्टर है, जो प्रोड्यूसर है, उन्होंने कोई भी इसका रिजर्व फंड नहीं रखा होता। यानी कि डेप्रिसिएशन है वो ड्यू टू एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, कैपिटल लॉस अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। और डेप्रिसिएशन को कवर करने के लिए उन्होंने एक डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड का अरेंज किया होता है, और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस में ऐसा कुछ नहीं है, दैट इज कैपिटल लॉस, नुकसान बेयर करने का होता है। ठीक है, तो ये जो आपकी डेप्रिसिएशन है इज आल्सो नोन एज, ये जो इसके अनदर नेम है, अगर तो इन टर्म्स को ध्यान से मतलब रीड करोगे तो साथ के साथ आपको याद हो जाएंगे, कुछ याद करना मुश्किल नहीं है। यानी कि डेप्रिसिएशन यानी कि कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, यानी कि आपने फिक्स कैपिटल की कंजम्पशन की है, डेप्रिसिएशन मींस। नेक्स्ट, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट यानी कुछ भी आपकी डैमेज हुआ है तो उसको अपने रिप्लेस करना है, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स कैपिटल, अनदर नेम कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस। ये सारे इसके आपके डेप्रिसिएशन के अनदर नेम है। क्लियर? जो एक बात कुछ और याद रखिए, जो भी आपको कभी ग्रोस वैल्यू है किसी चीज की, आपको क्या है कि टोटल ग्रोस वैल्यू है, तो ग्रोस वैल्यू के अंदर डेप्रिसिएशन हमेशा इंक्लूड होगी, उसके अंदर इंक्लूसिव। ठीक है, ग्रोस वैल्यू के अंदर डेप्रिसिएशन ऑलवेज इंक्लूडेड। और अगर नेट वैल्यू उसकी निकालनी है कि उसकी नेट वैल्यू कितनी थी, तो हमने हमेशा डेप्रिसिएशन को उसमें से एक्सक्लूड कर देना है, यानी कि उसको काउंट नहीं करना। दिस वाज अबाउट डेप्रिसिएशन। नाउ कम टू इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट अनदर नेम कैपिटल फॉर्मेशन, और इन्वेस्टमेंट को आप शॉर्ट में आई से डिनोट करते हो, मतलब आई इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू चेंज इन कैपिटल स्टॉक। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? चेंज इन कैपिटल स्टॉक या एडिशन टू दी कैपिटल स्टॉक, यानी कि जो भी कैपिटल स्टॉक में आपकी एडिशन हुई है। अगर आपके पास कैपिटल स्टॉक ज़्यादा है तो नेचुरली इकोनॉमी ग्रो करेगी और प्रोड्यूसर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। और ये जो कैपिटल स्टॉक है ये अपने पास, इसके अंदर एक तो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स लाइक मशीनरी, प्लांट। एक होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मतलब जो कुछ आपके पास अनसोल्ड मशीनरी पड़ी है, अनसोल्ड या कोई सेमी फिनिश्ड गुड्स हैं। सेमी फिनिश्ड में मतलब भाई पूरा वो प्रिपेयर नहीं हो पाई, क्या मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पाई उनकी, अंडर प्रोसेस है। नेक्स्ट भी रॉ मटेरियल है, तो ये सब आपके पास इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में आते हैं। यानी कि इन्वेस्टमेंट के अंदर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट दोनों इन्वेस्टमेंट इंक्लूडेड है। और जब भी आपने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करनी है, आपके आगे से फॉर्मूलेज आएंगे अपने नेशनल इनकम निकालने में कि कैलकुलेट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। जब आपने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकालनी है तो आपने उसको उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है। ठीक है, यानी कि यहाँ आप ऐसे कह सकते हो आपने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में हमेशा डेप्रिसिएशन को ऐड करना है, क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट है तो मशीनरी डेप्रिसिएशन हो रही है, तो ऑलरेडी हमने उस रिजर्व फंड को अरेंज किया हुआ है। तो दैट इज जब भी आपने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकालनी है तो डेप्रिसिएशन हमेशा आपने ऐड करनी है। और जब भी आपने नेट इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करनी है, नेट यानी कि एक्चुअल में कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है, तो उसमें हमेशा आपने क्या करना है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में यानी कि जो आपके पास टोटल इन्वेस्टमेंट है उसमें से आपने डेप्रिसिएशन को माइनस कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो आपके पास नेट इन्वेस्टमेंट यू कैन कैलकुलेट। यानी कि जब भी आपने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करनी है तो डेप्रिसिएशन को ऐड करना है, यहाँ तो उसके अंदर ही ऑलरेडी डेप्रिसिएशन ऐड है। ठीक है, और नेट इन्वेस्टमेंट के अंदर हमेशा डेप्रिसिएशन को डिडक्ट किया जाएगा। दिस वाज इन्वेस्टमेंट। नाउ कम टुवर्ड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, शॉर्ट फॉर्म NIT, NIT। एंड व्हाट इज NIT? NIT is the difference between indirect taxes and subsidies. Indirect taxes like sales tax, excise duty at the time of production of goods, custom duty at the time of import or export of goods, etc. These are now included in a single tax, GST, from 2017 onward. These taxes are imposed by government and these tax increase the price of the product. जो आपके पास जो प्रोडक्ट का प्राइस है उसका मार्केट प्राइस को इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्रीज करते हैं। एंड
Subsidies, what is subsidy? Subsidies is a financial assistance by government. ये गवर्नमेंट के द्वारा हमें एक असिस्टेंस है, फाइनेंशियल असिस्टेंस, आल्सो नोन एज इकोनॉमिक असिस्टेंस। और ये सब्सिडीज क्या करती है? ये प्राइस को रिड्यूस करती है, किसी मार्केट प्राइस को रिड्यूस करती है। इनडायरेक्ट टैक्सेस प्राइस को इंक्रीज करते हैं, सब्सिडीज प्राइस रिड्यूस करती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई 500 का सोलर, छोटा सा सोलर प्लांट है कोई 500 का, ठीक है, तो अगर उस पर इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए जाएंगे 10% के, कोई भी रेशो कोई भी हो सकती है, 10% के अकॉर्डिंग अगर उस पर इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा तो उसका प्राइस 500 से 550 हो गया, यानी कि प्राइस इंक्रीज हो गया। ये अगर गवर्नमेंट उस पर पीस के ऊपर 10 रुपीज सब्सिडीज दे दी तो उसका प्राइस रिड्यूस हो गया 550 से 540, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस प्राइस इंक्रीज करते हैं, सब्सिडीज प्राइस रिड्यूस करती है। नाउ व्हाट इज फैक्टर कॉस्ट? फैक्टर कॉस्ट शॉर्ट में एफसी, यानी कि अमाउंट पेड टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो अमाउंट पेड किया जाता है, तो जो कॉस्ट प्रोडक्ट की बनी, दैट इज फैक्टर कॉस्ट। एंड व्हाट इज मार्केट प्राइस? शॉर्ट फॉर्म एमपी, मार्केट प्राइस, प्राइस एट विच प्रोडक्ट इज सोल्ड। जो प्रोडक्ट आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो सोल्ड की जाती है, जिस प्राइस पे सेल की जाए, दैट इज मार्केट प्राइस। यानी कि मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस निट, यानी कि मार्केट प्राइस के अंदर फैक्टर कॉस्ट तो आनी है प्लस उसमें निट, या ऐसे भी लिख सकते हो, या फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड होने हैं माइनस सब्सिडीज। क्लियर? नाउ कम टू वर्ड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, शॉर्ट फॉर्म NFIA, या इसको NFYA भी कह सकते हैं, ठीक है। ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है क्या? फैक्टर, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड, जो हमने अब्रॉड से, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इनकम अर्न की है वो, और फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, जो हमने नॉन रेजिडेंट्स को इनकम पेड किया, उसका डिफरेंस है। यानी कि जो हमने फॉरेन से अर्न किया और जो उनको पे किया, उसका डिफरेंस इज NFIA। आपको नेशनल इनकम जब भी काउंट करनी है, इकोनॉमी की नेशनल इनकम को जब भी आपने काउंट करना है, तो जैसे आपको डोमेस्टिक इनकम है उसमें हमेशा NFIA ऐड किया जाएगा, तभी आपके पास नेशनल इनकम कैलकुलेट होगी। अगर आपको डोमेस्टिक इनकम निकालनी है तो नेशनल इनकम में से NFIA को डिडक्ट किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। और जो NFIA की वैल्यू है पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी और जीरो भी। पॉजिटिव कब होएगी? जब हमने जो अर्न किया है, अर्न इज मोर देन पेड, देन पॉजिटिव वैल्यू। जब अर्न इज लेस देन पेड, नेगेटिव वैल्यू। एंड जब अर्न इज इक्वल टू पेड, तो जीरो है। क्लियर? नाउ जो कंपोनेंट्स ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी, क्या क्या कंपोनेंट है? एक तो नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, यानी कि जो उनको कंपनसेशन, उसका डिफरेंस लेना है, रिसीव्ड क्या किया हमने और पे क्या किया। नेक्स्ट नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जो भी हमने इनकम ऑफ प्रॉपर्टी अर्न की है या पेड है, उसका डिफरेंस। नेक्स्ट नेट रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग का भी नेट, यानी कि जो पार्ट ऑफ प्रॉफिट केप्ट एज ए रिजर्व। रिटेन अर्निंग क्या होता है? पार्ट ऑफ ए प्रॉफिट केप्ट एज रिजर्व आफ्टर पेइंग कॉर्पोरेट टैक्स एंड डिविडेंड। डिविडेंड और कॉर्पोरेट टैक्स देने के बाद जो हमारे पास एक रिजर्व पार्ट ऑफ प्रॉफिट होता है, दैट इज नोन एज रिटेन अर्निंग। जो कुछ आपको थोड़ा बहुत अभी क्लैरिटी नहीं हुई, तो आपका जो नेक्स्ट लेक्चर है वो सेम इसी के साथ कोरिलेटेड होएगा, ठीक है। टिल हैव अ नाइस डे, और अपनी इसको रिवाइज प्लीज, लेक्चर को पूरा अच्छी तरह ध्यान से सुनिए, तो उसको रिवाइज कीजिए। देन हैव अ नाइस डे।